झारखंड की विडंबना यह है कि जो क्षेत्र आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु बना था, जिस हेमंत सोरेन के पिता और पार्टी ने राज्य के वंचितों को न्याय दिलाने हेतु राजनीति की थी, वहां आज बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए संथाल परगना की आदिवासी बेटियों के साथ प्रेम, निकाह या लव जिहाद के सहारे गांव के गांव, प्रखंड के प्रखंड और पाकुड़ एवं साहिबगंज के संदर्भ में तो जिले तक मुसलमान बहुल होते जा रहे हैं। गांव के बाहर बनते जमाई टोले इस बात का प्रतीक हैं कि सत्तारूढ़ दल ने वोट बैंक के लिए आदिवासी बेटियों के आत्मसम्मान की अनदेखी की है और उन्हें बहला फुसलाकर न केवल उनकी जमीन पर परोक्ष कब्जा हो रहा है, बल्कि राजनीति में भी आदिवासी लड़कियों के मुसलमान पति अब ग्राम पंचायत में सेंधमारी करते हैं। जमाई टोला का अर्थ है गांव के बाहर वैसे बांग्लादेशी मुसलमान दामादों का टोला जो आदिवासियों से निकाह करते हैं या बिना किसी पारंपरिक विवाह के उसके साथ रहना आरंभ कर देते हैं। संपत्ति और भूमि पर ऐसे ही अतिक्रमण चल रहा है। एक आंकड़े के अनुसार संथाल परगना के 6 जिलों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जमतारा, देवघर और गोड्डा में न केवल आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, बल्कि मुसलमानों की जनसंख्या, जिसमें 90% बांग्लादेशी मूल के हैं, तीव्र गति से बढ़ती हुई बहुसंख्यक होने की स्थिति में जा रहे हैं। हिंदू जहां 1991 से 2011 तक में 80 से 68% पर आ गया, वहीं मुसलमान 18 से 23 पर जा चुका है। 2021 के आंकड़ों के और भी भयावह और चिंताजनक होने की संभावना है। इस जनसंख्या वृद्धि के साथ ही आदिवासी लड़कियों पर हो रही यौन हिंसा और अपराधों में भी सतत वृद्धि होती देखी गई। दुमका में हुई स्पेनिश पर्यटक के गैंगरेप और अंकिता लव जिहाद हत्याकांड सबको याद होगा। झामुमो के पहले 3 वर्षों में भाजपा के मुकाबले ऐसे अपराधों में 20% की वृद्धि हुई है, राज्य में ऐसे अपराधों में 31% की वृद्धि हुई है और आदिवासियों पर हुए अपराधों में 12% की बढ़ोतरी दिखती है। बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे जैसे नेता इस पर सतत स्वर उठाते रहे हैं, पर झारखंड को वापस एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो इन दामादों को जमाई टोले से उखाड़ फेंके और आदिवासियों को उनका अधिकार सुनिश्चित करवाए। झारखंड के ऐसे जमाई टोला कैसे बनते हैं? मुसलमानों को ऐसे क्षेत्रों में कौन बसा रहा है? हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के हितों का व्यापार मुसलमानों के साथ क्यों किया? क्या यह केवल झारखंड की बात है या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह पूरे राष्ट्र के लिए संकटकारी है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही, झारखंड में 2-3 तरह की स्थिति जो है वो अभी उत्पन्न हुई है पिछले 5 वर्षों में। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से मेरी शिक्षा हुए लंबे समय तक, 7 वर्षों तक मैं वहीं पे रहा हूँ और मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम झारखंड की पार्टियाँ जो थी उसका संघर्ष हमने देखा है। मेरा पूरा बचपन उसी में बीता है। बिहार किस तरह से झारखंड जो विश्व के यदि एरिया वाइज आप देखेंगे तो सबसे अधिक खनिज रूप से समृद्ध राज्यों में से एक है, जितना एरिया और जितना वहाँ से खनिज निकल रहा है, और वो विकास से पूरी तरह से वंचित रहा है लंबे समय तक। उसके बाद फिर वहाँ के जो भी जनजातीय नेता थे, ट्राइबल लीडर्स थे, आदिवासियों की बात करने वाले लोग थे, उन सब ने लगातार बिहार के इस उपेक्षा वाली नीतियों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। और एक समय आता है जब झारखंड के ही साथ आपको छत्तीसगढ़ भी अलग हो जाता है और उत्तराखंड, तीनों आप मूलतः पहाड़ी और जनजातीय लोगों से जुड़े हुए राज्य थे। इन 3 राज्यों का विभाजन होता है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का। अब जो मूल समस्या यहाँ पे देखने को मिले वो यह है कि जिस कारण, जिस हेतु इसका जन्म हुआ था इस राज्य का, वह हेतु क्या सॉल्व हुआ है, उसका समाधान कुछ आया है? झारखंड या छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड के मूल में क्या है? आदिवासी थे या फिर पहाड़ी लोग थे जिन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाना था, या उन्हें लगा कि हमारे पास खनिज है, हम यदि अलग हो जाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट जो है, हमारा विकास एक तीव्र गति से होगा। परंतु झारखंड की अभी की स्थिति जब हम देखते हैं तो ऐसा होता दिखता नहीं है। झारखंड में अभी 2 बहुत बड़े विषय जो है वो पिछले कुछ वर्षों से उग्र रूप धारण कर चुके हैं और इनकी उग्रता भी कहीं ना कहीं अंडर द रडार चल रही है, क्योंकि वहाँ की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसके साथ कांग्रेस, ये लोग गठबंधन में हैं।
इन लोगों ने उस पूरी समस्या को बिल्कुल ही एकदम ही कीपिंग अंडर द कारपेट टाइप की बात करते, उसको ब्रश करके और झाड़ पोछ करके छुपा दो कहीं पे, और वो समस्या है डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज सामान्य नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज का पेस इतना अधिक है। और जब मैं ये जनसांख्यिकी में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ तो मूलतः झारखंड जो जूझ रहा है वो यह है कि आदिवासियों की जनसंख्या सिमटती जा रही है, विशेषतः संथाल परगना क्षेत्र जो है उसमें, और मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपकी स्क्रीन पे संथाल परगना के 6 ज़िलों के कुछ आंकड़े रखने जा रहा हूं, और इन आंकड़ों में आप पाएंगे कि ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक साहिबगंज है, वहाँ हिंदू की जनसंख्या 54.59%, मुसलमान 34.61 और ट्राइबल 12.13। ट्राइबल जो है हिंदुओं में ही वो इंक्लूडेड है, तो आप ये ना कहें कि हम इन सबको जोड़ेंगे तो 100% से अधिक हो जा रहा है। उसी तरह पाकुर जो है उसमें भी देखिए मुसलमानों की जनसंख्या 35.87 है और ट्राइबल 21.26। दुमका 79% हिंदू, 8% मुसलमान, 26% ट्राइबल। जमतारा 69% जो है हिंदू हैं, 20.78 मुसलमान हैं और 42% ट्राइबल हैं। देवघर में 78% हिंदू हैं और 20% मुसलमान, 43% जो है ट्राइबल हैं। और गोड्डा जो छठा ज़िला है वहाँ 71% जो है हिंदू हैं, 22% मुस्लिम हैं और 30% ट्राइबल हैं। और टोटल संथाल परगना को यदि जोड़ करके देखा जाए तो हिंदुओं की पॉपुलेशन 67.95 है, 67.95, 68 मोटा मोटी रख लीजिए। मुसलमान 22.73 है और ट्राइबल जो है आदिवासी पॉपुलेशन जो है वो 28.1% पर जाकर रुकी है। अब ये आंकड़े क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? ये आंकड़े इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है वो हिंदुओं के लिए नेगेटिव है, यानी वो वृद्धि नहीं हो रही, वो घट रही है, और मुसलमानों की बढ़ रही है और आदिवासियों की भी घट रही है। अब एक आंकड़ा जो मैं आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ वो यह है कि 1991 की जनगणना के अनुसार इसी पूरे क्षेत्र में संथाल परगना की यदि मैं बात करूं, मुसलमानों का प्रतिशत था 18, जो कि 2011 में आकर के 23 हो जाता है। हिंदुओं का प्रतिशत था 80 और वो 2011 में 68 हो जाता है। और ट्राइबल्स का पॉपुलेशन था 32%, मतलब हिंदुओं का ही एक हिस्सा, और वो घट के ट्राइबल्स की पॉपुलेशन हो जाती है 28%। ट्राइबल 4% घटते हैं, मुसलमान 5% बढ़ते हैं। और ये आंकड़े 2011 के हैं, हम 2024 में हैं, 2021 के सेंसस का डेटा अभी तक आया नहीं है। और आप मान करके चलिए कि ये ट्रेंड जो है, जो हमें 5% और 4% दिख रहा है ना, कि ट्राइबल 4% घटे हैं, संभव है कि ये 4 से 6% पे जा चुके होंगे और मुसलमान जो 5% बढ़े हैं वो 8% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस कारण से ये पूरा का पूरा जो है मामला मुझे लगता है कि गंभीर चिंतन का विषय है। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें यही कि इसके कारण क्या है। केवल क्या एक ही कारण है? पॉलिटिकल रीजन ये है कि वो तो मोटा मोटी एक कारण हो जाता है कि इन लोगों ने वोट बैंक बनाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, चूंकि इनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे स्वयं ही आरोप है कि ये भूमि जो है आदिवासियों के हथियाते फिर रहे हैं। अब यह था ना ईडी वाला मामला फंसा हुआ है, बहुत तरह के केस इनके ऊपर चल रहे हैं। इनके पिता जो हैं शिबू सोरेन जी, उन पे भी अपराध साबित हुए, वो जेल काट करके आए हैं। उनके समय से अब तक में बहुत कुछ बदल चुका है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब उन्हें उन लोगों से सहायता लेनी पड़ रही है जिनके विरोध में ये लोग कभी लड़ा करते थे। स्थिति यहाँ तक कैसे पहुँची, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब बात आ जाती है कि ये संथाली जो धीरे धीरे करके, मतलब अल्पसंख्यक तो ऑलरेडी बन चुके हैं, आपने देखा ही। अल्पसंख्यक का मतलब है कि ये जो आदिवासी हैं, यहाँ 3 तरह की पॉपुलेशन हो जाती है, मुसलमानों की, आदिवासियों की और गैर आदिवासी हिंदुओं की। आदिवासी भी
एक तरह से हिंदू समाज का हिस्सा है, हालांकि उसको सरणा जनजाति और तमाम तरह से बोल करके उसको विभाजित करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग चल रहे हैं। हम उन्हें इस वीडियो के लिए हम आदिवासियों पे अधिक फोकस्ड है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका यह अर्थ ना लिया जाए कि मैं उन्हें हिंदू समाज से विलग करके चल रहा हूँ। संथाली जो है आदिवासी, वो अल्पसंख्यक बन चुके हैं। अब ये जो अल्पसंख्यकीकरण हो रहा है संथालियों का, ये कब से चल रहा है? जबकि यदि आप उस प्रदेश में जाएंगे, और मैं जब विद्यालय में था सैनिक स्कूल में, तो हमारा तो पूरा का पूरा वो तिलैया बांध है, उसी के एरिया में बड़की धमराय, छोटकी धमराय और इस तरह के गांव हैं। वहीं पे हम लोग बीच बीच में कभी कभी एनएसएस के तहत जो है उन गांव में जाने का हमें अवसर प्राप्त होता था। मतलब छोटे से काम, कहीं सड़क बनानी है तो विद्यार्थी सब गए, उन्होंने बना दिया। तो मैंने देखा है कि वो किस तरह का जीवन जीते हैं, और उनका जनजातीय जीवन जो है पूर्णतः आप कह सकते हैं कि अब हो सकता है कि डेवलपमेंट मतलब क्या, ईंट के घर जो है या पक्के मकान अब जाके बन रहे होंगे। मैं 1997, 98, 99, 2000 इस समय की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ईंट के मकान भी ऐसे गांव में बहुत कम होते थे, मिट्टी के मकान चलते थे, जो एकदम प्योरली जो आदिवासी कल्चर होता है वो ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता के बाद से 1947 से कल्चर, नहीं, ये हमारे देश की स्वतंत्रता को हज़ारों वर्षों से प्रीडेट करता है। तो ये जनजातीय लोग लंबे समय से वहाँ बसे हुए थे, बाद में धीरे धीरे दूसरे लोग बसे। अब क्या होता है, कोई 70 का दशक आता है जब बांग्लादेश का जन्म होता है, और वहाँ से फिर वहाँ जो मार काट चली, तो वहाँ से न केवल हिंदू भगाए गए बल्कि मुसलमान भी इधर आए। और जब मुसलमान आए तो वो असम जा रहे थे, वो जा रहे थे बंगाल का बॉर्डर बिहार से शेयर होता है, और उस वक्त झारखंड जो है उसका एक लंबा बॉर्डर इनके साथ शेयर होता है। वहाँ से फिर 70 के दशक के बाद बिहार की कांग्रेस और बाद में राष्ट्रीय जनता दल जो लालू की पार्टी है, इन लोगों ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इन लोगों को बसाना आरंभ किया, या फिर निर्बाध गति से ये चलता रहा। 70 के दशक में ये लोग मात्र 8% थे। आप समझिए, 70 के दशक में केवल 8% थे, जो हमारे ही मुसलमान, जो हो सकता है कि बिहार के होंगे, तो हर जगह स्प्रेड करने की जो एक है, चाहे आप किसी भी कारण से जाए, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं या अन्य कारणों से जा रहे हैं, जो भी है, तो वो झारखंड में आकर के जो बसे थे, और झारखंड इंडस्ट्रियलाइज्ड भी था तो काम करने के लिए भी बसते थे, तो वो 8% थे 70 के दशक में। अभी उनकी जनसंख्या 27%। इस 27% मुस्लिम जनसंख्या में 90% जो है वो बांग्लादेशी मूल के हैं। इस बात को समझिए कि वहाँ केवल 10% लोग, केवल 10% मुस्लिम जनसंख्या जो है वो भारतीय मुसलमानों की है। और पाकुर और साहिबगंज 2 ज़िले जो हैं वो मालदा से लगते हैं, उनका बॉर्डर लगता है, और सबसे अधिक बदलाव वहीं पे होता है। और 2050 तक विशेषज्ञ बताते हैं कि साहिबगंज और पाकुर दोनों ही ज़िले मुस्लिम बहुल हो जाएंगे, मतलब 50% से अधिक हो जाएगी इनकी जनसंख्या। इसी में एक बरहरवा विकास खंड है साहिबगंज का, 71 में 8% थे वहाँ पे मुसलमान, और अभी आप गेस कीजिए कितने होंगे, 55%। ऑलरेडी एक विकासखंड, एक प्रखंड जो है वो मुस्लिम बहुल हो चुका है। अब प्रश्न यह उठता है कि अब तो बांग्लादेशियों का आना कम हो गया है। बांग्लादेशियों का आना अवश्य कम हुआ है, परंतु जनसंख्या वृद्धि प्रचंड है अभी भी। औसत परिवार जो एक मुस्लिम परिवार है उसके सदस्यों की संख्या 12 है। ऐसा नहीं है कि घटती हुई जनसंख्या का कारण केवल मतलब पॉलिटिकल इनएक्शन ही है, नहीं, घटती हुई जनसंख्या 2 तरह से चल रही है। एक तो घटाई जा रही है। घटाई कैसे जाती है? इन सब जगहों पे पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने अभी हाल ही में एक बंगाल के स्थानीय पत्रकार थे, उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। अब उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से बांग्लादेशी, जो ये शेख शाहजहां वाला जो केस हुआ संदेश खाली में, उस तरह की घटना एक जगह पे नहीं होती है। ये पहले आते हैं और आपसे जो आदिवासी लोग हैं
चूँकि वो थोड़े सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, उनमें ये प्रपंच नहीं होता है, उनसे ये पहले बोलते हैं कि हमें रहने के लिए, खाने के लिए लीज पर ज़मीन दे दो 1 साल के लिए। 9 साल 90 साल नहीं, 1 वर्ष के लिए लीज पे ज़मीन मांगते हैं और उस भूमि में वो गड्ढा खोद करके मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो कुछ पैसा कमा लेते हैं और 1 साल के समय में वो अपने तरह के लोगों के नेटवर्क में रहते हैं और फिर अगले वर्ष जब वह व्यक्ति आपसे पैसा मांगने जाएगा, लीज का नहीं देता है, उसको परेशान किया जाता है और अंततः वो भूमि हथिया ली जाती है, कब्जा ली जाती है, जो बंगाल में बहुत बड़ी समस्या है ट्राइबल रीजन्स में। उसी तरह झारखंड में भी सेम मोडस ऑपरेंडाई अपनाया गया, क्योंकि वही लोग थे बांग्लादेशी मुसलमान। वहाँ पर भी क्या हुआ कि जो दूसरा कारण मैं बता रहा था, एक तो यह है कि जबरन ये कर लेते, दूसरा कारण यह भी है कि साक्षरता जो है वो इन लोगों में, नॉन मुस्लिम्स में अधिक होती है और उसके कारण वो बाहर जाकर के कमाना खाना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में वैसे भी नौकरी कितने हैं भगवान जाने। अब क्या होता है ऐसे समयों में जब नॉन मुस्लिम्स बाहर निकलते हैं नौकरी करने के लिए, उनके घर पे या तो बच्चे बचते हैं, बुजुर्ग बचते हैं या फिर महिलाएं बचती हैं। ऐसे लोगों को डराना धमकाना, और वह भी तब जब आपको सत्ता का संरक्षण संभवतः मिल रहा हो, तो बहुत कठिन नहीं होता है। इस कारण से अब जो है झारखंड में ट्राइबल भूमि जो है वो बहुत अधिक संख्या में एक के बाद एक गांव में अब देखी जा रही है, उस पर मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब एक टर्म आता है जमाई टोला। ये जो षड्यंत्र हो रहा है उसको समझने के लिए जमाई टोला जो है, कोई भी झारखंड का व्यक्ति होगा तो आप उससे पूछेगा, वो बताएगा ये जमाई टोला होता क्या है। जमाई हम लोग बिहार झारखंड में दामाद को कहते हैं, तो दामादों का टोला ये क्या भाई? दामाद का टोला ये होता है कि चूंकि आप बाहरी लोग हैं, आपकी संस्कृति सभ्यता हमसे मेल जोल नहीं खाती, बांग्लादेशी मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, घुसपैठियों की, ये क्या करते हैं और इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं, आप बात करेंगे तो पता चलेगा। अब इसको आप वेरीफाई करने जाएं तो हो सकता है कि वेरीफाई हो जाए ना, और ना भी हो सकता है कोई कैमरा पे बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन जो स्टोरीज़ इन गांव में होती है वो यह है। बहुत सारे केस में, मैं सारे केस में नहीं बोल रहा हूँ, और जागरण ने इस पर रिपोर्ट भी किया, जिसमें आप प्रेम भी है जो मुसलमान को या मुसलमान से किसी आदिवासी लड़की को हो जाता है, लव जिहाद भी है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है, वो भी है, निकाह भी किया जाता है कुछ केस में, और कुछ मामलों में बलात्कार तक होती है, और ये सब जो है वो चलता रहता है। अब इन सब से क्या होता है कि, और वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे लव जिहाद का ही यदि हम लें, या प्रेम और विवाह की बातें, कि यार कोई भी पूछेगा यार ट्राइबल लोग क्यों मुसलमानों से विवाह कर देंगे। एक जो कहानी चलती है वो ये है कि इनके पिता को या इनके भाइयों को ये लोग फंसाते हैं, पैसे का प्रलोभन दे करके, शराब पिला करके, या किसी भी तरह से उनको लोभ दे करके उनकी बहनों से विवाह किया जाता है या बेटियों से विवाह किया जाता है। और दैनिक जागरण की रिपोर्ट में पता चला है कि कई बार वो विवाह भी नहीं करते, मतलब जो आदिवासी परंपराएं हैं उसके हिसाब से विवाह नहीं होता है, वो केवल साथ रहने लगते हैं। और वो कहाँ साथ रहेंगे, क्योंकि गांव में तो एक्सेप्टेड नहीं है। गांव में मान लीजिए 100 घर हैं, ऐसा कृत्य करने वाले लोग 10 घरों में होंगे, फिर भी पूरे गांव में उसकी स्वीकार्यता नहीं है, तो वो लोग गांव से बाहर, और गांव से बाहर कहेंगे दूसरा गांव हो जाएगा, नहीं, आप पहाड़ी क्षेत्रों में गांव का स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है। एक तो घर दूर दूर बने होते हैं, और अगर कंसंट्रेशन भी है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटो है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको फ्लैटलैंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मतलब ढेर सारे गांव एक के बाद एक, नहीं, वहाँ पे भी स्पार्सली पॉपुलेटेड ही होता है। तो गांव के बाहर एक टोला बस जाता है ऐसे लोगों का जिन्होंने आदिवासी लड़कियों से विवाह किया हुआ है, या प्रेम में है, या निकाह किया हुआ है,
या अन्य तरीकों से बहला फुसला कर लव जिहाद के माध्यम से उनके साथ वो रह रहे हैं। ऐसे टोलों को जमाई टोला कहा जाता है। अब पूछेंगे कि इसमें समस्या क्या है। लीगली तो ठीक है, झारखंड सरकार तो एक्सेप्ट करेगी नहीं कि ये लव जिहाद चल रहा है या बहलाया फुसलाया जा रहा है। या आप यह भी कह सकते हैं कि वो लड़कियां खुद ही बहलाई फुसलाई जा रहे हैं, उनके बाप और बेटों को समस्या नहीं है तो अजीत जी आपको क्या समस्या है। सही बात है। समस्या यहाँ पर यह है कि दो टेनेंसी एक्ट हैं, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है और एक है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये दोनों एक्ट बाहर के ही किसी भी पहाड़ी राज्यों की ही तरह यह अलाउ नहीं करता है कि आप नॉन ट्राइबल्स को जमीन बेच सकते हैं। मतलब आदिवासी व्यक्ति लैंड ट्रांसफर इन क्षेत्रों में केवल आदिवासियों को ही कर सकता है। तो इसकी एक निंजा तकनीक जो है वो इन लोगों ने निकाल ली। निंजा तकनीक यही है, बेटी से विवाह कर लो। अब बेटी से विवाह कर लो तो बेटी के नाम पे हो जाएगा, तो डी फैक्टो जो है आप ही उसके ऑनर हो जाते हैं। और यह भी देखा गया है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको मुसलमानों के बहुविवाह प्रथा से, पॉलीगमी से बहुत अधिक आपत्ति नहीं है। ये भी जागरण की रिपोर्ट में ही लिखा गया है। अब इन सब चीज़ों का, इन सारी बातों का सहारा लेकर के एक बहुत बड़ा लैंड का चंक जो है वो धीरे धीरे आदिवासियों के हाथ से निकल करके मुसलमानों के इन घुसपैठियों के हाथ में जाता जा रहा है। और ये तकनीक हम बहुत जगह पे देख चुके हैं। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है, बंगाल का मैंने बताया है कि वहाँ पे भी इस तरह से चल रहा है। और झारखंड के बारे में मुझे कुछ समय पहले तक नहीं पता था कि वहाँ पे ये जमाई टोला का सिस्टम ये सब चल रहा है। इसी प्रेम वाले लूप होल से लोग ज़मीन पर बांग्लादेशी जो है परोक्ष रूप से कब्जा करते हैं। नौकरी के लिए मैंने बताया कि पुरुष जो है वो बाहर चले जाते हैं, और पुरुष जो ही बाहर जाता है तो आप धमका करके, संख्या बल दिखा करके आदिवासियों को भगा भी सकते हैं। एक गांव में पहले 10 घर थे, जमाई टोला बसता है उन 10 घरों को लेकर के, उसके बाद 10 से वो 20 होंगे, उनके अपने बच्चे होते हैं। और धीरे धीरे आप प्रभावशाली लोगों को, और सत्ता का संरक्षण आपको मिलता है क्योंकि आपके वोटर आईडी कार्ड वहाँ के हो गए, आपका आधार कार्ड बन चुका है, और आप एन ब्लॉक जो है वोट करेंगे किसी पार्टी को, ये सबको पता है। तो फिर सत्ता है या वहाँ का प्रशासन है वो कई बार आंख मूंद लेता है इन बातों पे। इसी जमाई टोला का एक और राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। वो राजनीतिक प्रभाव ये है कि राजनीति में अब मुस्लिम की एंट्री होने लगी है। 100 निकाह पिछले वर्ष हुए हैं, 100 लोगों का, ये रिकॉर्डेड है। और मैं केवल निकाह की बात कर रहा हूँ। निकाह से इतर जो मैंने बोला प्रेम, लिव इन रिलेशनशिप, यदि आप उसको नाम दें, क्योंकि वो विवाह से बंधे हुए नहीं है, लव जिहाद है, साथ रह रहे हैं इस तरह से, तो उनकी संख्या कितने में होगी भगवान जाने। लेकिन 100 रजिस्टर्ड निकाह जो है पिछले वर्ष हुए हैं। और ट्राइबल रिजर्व सीटों पर मुसलमान जो है अब पत्नी के माध्यम से एंट्री रख रहे हैं। उसके आंकड़े मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये जो भी आप देख रहे हैं, कहीं पे मतलब मुखिया बन रहा है तो कहीं जिला परिषद में जा रहा है, इस तरह से जो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व्ड है उनके पतियों के नाम आप इस कॉलम में देखेंगे तो आप देख लीजिए कि ये सब मोहम्मद और सलीम और इस तरह के नाम आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसका प्रभाव आप समझने की चेष्टा कीजिए। या आपको अभी लगेगा कि ठीक है यार, पत्नी ही तो है, ट्राइबल ही है, तो नहीं। इसका प्रभाव यह होता है कि जब आगे की राजनीति होती है, जब ग्रामीण राजनीति आपने फिगर आउट कर ली, 1 से आप 100 पे पहुँचे, 100 से आप 10,000 पे पहुँचेंगे। हर गांव का मुखिया यदि इसी तरह से आने लगे, हर गांव छोड़िए, केवल 30% गांव चाहिए, फिर सत्ता में बांग्लादेशी मुसलमान जो है वहाँ पे पहुँचेगा, जो घुसपैठिया है, जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए। और जब वो वहाँ पहुँचेगा तो सबसे पहला कार्य क्या करेगा? सबसे पहला कार्य वो यही करेगा जो हम श्रद्धा वलकर के केस में देखते हैं। अभी भी एक केस आया था, सूटकेस में तोड़ मड़ोड़ करके एक बच्ची थी, उसको श्रेयांशी या इसी तरह से उसका कुछ नाम था, और भी अन्य तरीकों से कहीं 18 टुकड़ों में। अब है यही दुमका का ही एक केस है,
उस केस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस रूप में होता है कि सबसे पहले वो आपकी राजनीति का हिस्सा बनते ही या उस पर यदि वो प्रभाव डालने की स्थिति में होंगे तो वही करेंगे जो कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ, बंगाल में जो अभी घटित हो रहा है। और झारखंड, वहाँ के लोगों से मैं बात कर रहा था कुछ से, वो बोले कि वो हाथ से निकल चुका है झारखंड। यदि इसको अभी भी चेक नहीं किया गया तो राजनीतिक रूप से निकल जाएगा, सामाजिक रूप से निकल गया है। अब सामाजिक रूप से कुछ चीज़ें यदि दुर्घटनावश हो जाती हैं तो उसको आप राजनीतिक रूप से रोक सकते हैं, आप उस तरह की पॉलिसीज ला सकते हैं। भाजपा एक पॉलिसी लेकर के आई थी मतांतरण को लेकर के, एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर के आई थी, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और कांग्रेस ने टूथ एंड नेल विरोध किया था। आप सोचिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स द्वारा बनाई गई पार्टी है, उसे वहाँ के लोगों में मुसलमानों या ईसाइयों द्वारा जो कन्वर्जन लगातार चल रहे थे, उसको रोकने का क्या पर्पस हो सकता है? पर्पस यही है कि इनको इन लोगों का एन मास एन ब्लॉक वोट मिलता है। इस कारण से ये नहीं चाहते कि हम इस वोट बेस को हाथ से निकलने दें। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि झारखंड में पहले 11 वर्षों में जब झारखंड बना है 10 सरकारें आई थी। ट्राइबल्स के नाम पे जो भी पार्टी बना करके आए थे, सब के सब कुछ न कुछ घोटाले में फंसे ही हैं ये लोग, जो मैं अन्य पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। आप मधु कोरा को याद कीजिए, निर्दलीय व्यक्ति जो सड़क किनारे जो दारू या जो कच्ची शराब होती है वो पीते हैं लोग, उसके साथ जो चखना खाया जाता है, वो मुर्गा बेचा करता था, वो फ्राई करके चखना के लिए। वो आदमी 4500 करोड़ का घोटाला करके वो भाग लिया। निर्दलीय आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया था। आप समझिए, इस बात को समझिए आप। शिबू सोरेन के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, हेमंत भाई के साथ क्या चल रहा है वो भी हम जानते हैं। ऐसे में एक दो ही बेदाग लोग आए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, चीफ मिनिस्टर है, उसमें एक बाबूलाल मरांडी। पहली बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आई थी 2014 में। उस समय स्टेबल और पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी भाजपा की, और भाजपा मुझे लगता है कि उन्हें वो थोड़ा सा रघुवर दास को बना दिया वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। तो ये वर्कआउट नहीं किया भाजपा के फेवर में, क्योंकि आप एक ट्राइबल जो भी स्टेट है वहाँ पे, और वह भी एक युवा, मतलब 14 साल हुए थे, और ऐसे राज्य में जिसकी पूरी आइडेंटिटी ही ट्राइबलिज्म को लेकर के है, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर के, वहाँ आप एक नॉन ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा जो है उसका जाता नहीं है, और फिर 2019 में वो सत्ता से बाहर चले जाते हैं भाजपा। अब इन्हें लगा कि यार बात तो हम करते थे ट्राइबल्स की, आदिवासी अधिकारों की, अब अचानक से ये कैसे हो गया कि भाजपा एक ऐसी स्थापित पार्टी है जो यहाँ की नहीं है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा टाइप के शब्द नहीं है, उसमें लोग क्यों आस्था दिखा रहे हैं? फिर इन्हें एक स्टेबल वोट बैंक की आवश्यकता पड़ती है, वो यही मुसलमान थे, जिनको ये 1970 के दशक से चाहे राजद हो या फिर कांग्रेस हो पाल रही थी, और अब उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी धीरे धीरे एक तरह से दिया। बीच में हम सब ने सुने कि किस तरह से लगातार जो है वैमनस्य क्रिएट करने की चेष्टा हुई, हम हिंदू नहीं हैं, हम कुछ और हैं। तो भाई तुम हिंदू नहीं हो तो हम मान लिए, तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? जमाई टोला जो बस रहा है वो क्या है? क्रिश्चियन हो जाओगे? मतलब हम सरना जनजाति के हैं और सरना धर्म है हमारा, वो तक ठीक है। उसके बाद फिर तुम क्रिश्चियन बन रहे हो मिशनरीज के चक्कर में आकर के, मुसलमान बन रहे हो तुम, या मुसलमानों को इनकी बेटियां जो है जा रही उनके सामने से, और तुम्हें एक पार्टी के तौर पे, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे, या फिर एक नेता के तौर पे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे है। अब ये सब जब घटित होता है तो उसका प्रभाव दिखने लगा है। जो मैं बोल रहा था ना कि सामाजिक रूप से झारखंड निकल चुका है हाथ से, और राजनीतिक रूप से उसको चेक करने के लिए जब तक भाजपा सत्ता में नहीं आती है, या कोई भी पार्टी फॉर दैट सेक, जो एक्चुअल में
आदिवासी अधिकारों की बात करती है और उसको जीती है, उस पर कार्य करती है, तब तक जो है मतलब फिर दोनों ही तरफ से राजनीतिक रूप से भी निकल जाएगा, क्योंकि बहुमत मिले न मिले, ये 1/3 आबादी भी जहाँ जहाँ पे हो चुकी है, संथाली हिंदुओं का त्यौहार मनाना दूभर हो चुका है। सरहुल में पारंपरिक रास्ते बदले जाते हैं ताकि मुस्लिम क्षेत्र से वो ना निकले। और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं झारखंड के बारे में। झारखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन पे गोलियां चली, मुसलमानों ने चलाई। झारखंड में इस वर्ष को यदि छोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ वर्षों में आप पता कर लीजिए, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, रामनवमी के जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई है या नहीं। झारखंड में शिवरात्रि में तोरण द्वार को बनाने को लेकर के मस्जिद चौक पे दंगे हुए थे कि नहीं। ये सब तो हमने मतलब बहुत पीछे की बातें नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ नया हो गया। मुसलमान जहाँ पे भी 1/3 हो जाते हैं, 30% हो गए, वो कट ऑफ है उनका। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका रूट चेंज किया जाएगा, आपको बहाने सुनाए जाएंगे कि नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, उधर डीजे बजा दिया यार, डीजे बजा के जा रहा था तुम यार, खुशी खुशी जो है भगवान का नाम ली कान में पड़ रहा है ना, पाप हो गया हमारे लिए, तो हम तो जी नहीं पाएंगे ना। तो इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग होती है और फिर जो है आप धीरे धीरे इलाके बढ़ जाते हैं। ये मुस्लिम क्षेत्र हो गया, यहाँ से हिंदू नहीं जा सकता, यहाँ से जो है क्या कहते हैं वो ट्राइबल नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकते, ये पूरा का पूरा उपक्रम चलता है। अब प्रश्न आता है कि इसमें नेता लोग क्या कर रहे हैं। नेता लोग जहाँ तक हो सकता है, एक गोड्डा के जो वहाँ के एमपी हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से, एक डेटा मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ कि लगभग 7 लाख घुसपैठिए जो है वो वोटर बन चुके हैं, और जो 25 वर्ष पहले केवल 3 लाख के लगभग थे। तो ये 3 से 7 कैसे हो गए। और ये सारे के सारे उनके कथनानुसार ये सारे के सारे घुसपैठिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है वो एक टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं ताकि कम से कम हमें पता चल सके कि वस्तुस्थिति है क्या। और दुर्भाग्य आप देखिए कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, झारखंड में क्यों नहीं हो रही है। झारखंड में जातिगत जनगणना कराओ, झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, पहले कितना था, अभी कितना है, स्टेट को नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। बाबूलाल मरांडी लगातार टास्क फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसके कई डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन नहीं है। भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, आपकी संस्कृति में सेंधमारी हो रही है, आपके गांव के गांव जो है मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं, वहाँ मस्जिदें जो है वो बनने लगी। एक एक और दुर्भाग्य मैं बता रहा हूँ, एक एक बार में कॉन्ट्रैक्ट जाता है कि आपको जो है 1000 चर्च बनाना है, आपको इतने मस्जिद बनाने। इस तरह के बिजनेसेस से जुड़े जो लोग हैं उनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग स्तर पे ये सारा काम जो है वो चल रहा है। आरोप लगे हैं कांग्रेस के पाकुर विधायक पे, आलमगीर आलम उसका नाम है, और जमतारा का विधायक है इरफान अंसारी। इनके ऊपर आरोप है अवैध लोगों को ला करके बसाने के, और ये लगातार जीत भी रहे। मुसलमान हो करके आदिवासी प्लस हिंदू बहुल क्षेत्र में कैसे जीत जाते हैं, आप सोचिए। और बार बार आलमगीर आलम तो कैबिनेट में मंत्री भी। इन लोगों ने मतलब झामुमो वाले ने और कांग्रेस वालों ने एंटी कन्वर्जन बिल का विरोध किया, जिससे आदिवासी संस्कृति बच सकती थी। और आदिवासी संस्कृति बचाने पे भारत सरकार ही नहीं, हर जगह की सरकारें बहुत जोर देती हैं, और ये इंटरनेशनली भी ये कहा जाता है। आपने वो केस देखा होगा ना, सेंटिनलीज ट्राइब्स है, तीर लेकर के गया था मिशनरी वहाँ पे, उसको जीसस का संदेश लेकर के, तो उसको आदिवासी भाइयों ने अपना ही संदेश दे दिया। तीर धनुष बेचारे बहुत बढ़िया चलाते हैं, तो हो गया थोड़ा सा, मतलब इट डिडंट वर्क आउट ग्रेट फॉर हिम। तो इसी तरह से सांस्कृतिक सेंधमारी होती है।
और इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है महिलाओं पर हिंसा, महिलाओं के ऊपर अपराध। एनसीआरबी का डेटा यदि निकालेंगे तो पहले 3 वर्षों में भाजपा के मुकाबले 20% महिला पर अपराध बढ़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार में, उनके पहले 3 साल लिए जाए तो। राज्य में महिला पर अपराध 31% बढ़े हैं और ट्राइबल पर 12%। आपको नहीं लगता है कि भाजपा, जिसे आप नॉन ट्राइबल पार्टी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी, अब तो भाई ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही, बहुत तरह से गालियां इन लोगों को पड़ रही है, वो बात अलग है। उनके टाइम में अपराध कम थे और जो आदिवासी अधिकारों की बात करने वाली पार्टी जब सत्ता में आती है उस समय में महिलाओं के ऊपर और ट्राइबल्स के ऊपर अपराध 31% और 12% जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। हाल ही की घटना है, दुमका में एक स्पेनिश पर्यटक थी, उसका गैंगरेप हुआ था, याद होगा। उसमें कोई आउटरीच नहीं हुआ क्योंकि वो भाजपा शासित प्रदेश में नहीं हुआ और उसको घुमा फिराकर किसी भी तरह से जो है मोदी पे नहीं फेंका जा सकता था। उसका वीडियो हम सब ने देखा है। दुमका की ही घटना, अंकिता याद है, सो रही थी अपने घर में, शाहरुख जो है वो जाता है, किरासन तेल या पेट्रोल डाल करके उसको जीवित जला देता है और उसके बाद शाहरुख हंसता हुआ आता है। पहले ये सारी घटनाएं कभी सुनने को नहीं मिला करती थी और विशेषतः आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। सीधे लोग होते हैं, वहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम होता है। जब ये बाहरी खुरपेंची वहाँ पे पहुँचती है, मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ वहाँ पे बढ़ता है और जब आपका मुख्य उद्देश्य भूमि का अतिक्रमण हो, उसका कब्जा करना हो और लॉ भी आपके विरोध में है, तब आप क्या करोगे? अपराध ही करोगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, मतलब ठीक है आदिवासी सीधे होते हैं ये हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी ज़मीन भी हथिया लोगे, वो कुछ बोलेगा नहीं। तो उसके कुछ बोलने को शांत करने के लिए आप क्या करोगे? अपराध करोगे। और वो डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। साहिबगंज में एक रेबिका पहाड़न थी, उसको 18 टुकड़ों में दिलदार अंसारिया ने काटा, जो उसका हस्बैंड था। ये घटनाएं, मतलब मैं बता रहा हूं, 1-2 घटना नहीं, ये पहले अनहर्ड हुआ करती थी ऐसी जगहों पे। और यौन हिंसा और रेप केसेस जो है लगातार एक के बाद एक घटित होते जा रहे हैं। अब कुछ रेप केसेस में संथाल परगना के कुछ चर्चित जो हैं, हुए तो और भी हैं, चर्चित रेप केसेस में गिना रहा हूँ। 2020 में दुमका में रामगढ़ पुलिस स्टेशन है और विक्टिम और एक्यूज्ड का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो न्यूज़ में मिला नहीं। 5वीं क्लास की छात्रा थी और उसका शव जो है झाड़ियों में मिला है पुलिस को। और जब प्राइमा फेसी ये देखा गया तो लग रहा था कि लड़की का गैंग रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एसआईटी जो है उसके बाद बनाई गई। 2020 में ही दुमका में ही गोपी कंदर करके पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी एक 16 वर्ष की बच्ची का 9 लोगों ने रेप किया। और रेप कैसे हुआ? जब उसकी कोई मित्र, उसने उसको मिसगाइड किया और बोला कि एक शॉर्टकट लेते हैं जंगलों से और उधर से जाएंगे। ये मार्च 24, 2020 की घटना है। उसके बाद ये हुआ 2020 में ही साहिबगंज में रंगा पुलिस थाना है, वहाँ पे एक माइनर, उसका मर्डर किया गया था गैंग रेप करने के बाद। 5 लोगों ने, 5 लड़के थे, वो भी संभवतः माइनर थे इसलिए नाम नहीं है उनका, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद भाग गए और उसके ही घर में, उसकी बालकनी में उसके शव को रख दिया गया था। पुलिस को जब परिजन जो है मिलने गए तो पुलिस ने कहा कि आप गांव के मुखिया से मिलकर के पंचायत में इस चीज़ को सॉल्व कर लो, आपस में सब सुलझा लो तुम। और पंचायत के ऊपर दबाव दे करके ऐसा कहा जाता है कि लड़की के शव को क्रिमेट, मतलब उसकी अंत्येष्टि करवाई गई। बाद में 4 एक्यूज जो है वो पकड़े गए और उसमें 3 जो है माइनर थे और 1 उस लड़की का पूर्व प्रेमी बताया जाता है। 2020 में ही दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 17 लोगों ने 35 वर्षीय आदिवासी महिला का
बलात्कार किया। आप सोचिए, 17 लोगों ने बलात्कार किया। और इस महिला के अपने आदिवासी थी, उनके 5 बच्चे थे। जब वो अपने मतलब एक स्थानीय हाट होता है, हाट बाजार करके अपने घर लौट रही थी अपने पति और बच्चों के साथ, तो उसने कहा कि उसके पति को इन लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद एक सुनसान जगह पर ले गए और एक के बाद एक बारी बारी से उस आदिवासी महिला का बलात्कार किया, गैंग रेप किया गया। और एक व्यक्ति को वो आइडेंटिफाई कर पाई थी, जो कि उसके मतलब नहर में रहा करता था, तो वो था, और बाकी का जो है उसे पता नहीं था। 2020 में ही रामगढ़ में दुमका क्षेत्र में एक सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने डेथ सेंटेंस दिया 3 लोगों को, जिसने 6 वर्ष की एक बच्ची का गैंग रेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या की और उसके शव को दफना दिया, ज़मीन में गाड़ दिया। और जज जो थे तौफीक उल हसन, कैपिटल पनिशमेंट उसको दिया, जो चाचा हुआ करता था उस बच्ची का। और बाकी लोग भी पंकज मोहाली और अशोक राय करके थे, तो ये सब जो है वो पॉक्सो एक्ट में ये किया था। अब ये जो घटना है 2022 में देवघर में घटित हुई थी, जहाँ पे 15 वर्षीय एक लड़की थी, वो डांसर थी, दुमका की थी और देवघर में किसी फंक्शन में वहाँ पे डांस करने आई थी। उसकी माँ के सामने 5 लोगों ने उसका रेप किया था। और वो रेपिस्ट वही मजहर शेख, फरमुद्दीन शेख, ताजिम शेख और साजिद शेख करके थे। इस तरह से साहिबगंज में 2022 में बरहट थाना क्षेत्र में सुशीला हंसदा थी, वो भी एक आदिवासी महिला थी, उसके साथ जो है अरबाज आलम और उसकी बीवी रहमा बीवी करके उसका नाम था, इन लोगों ने इसकी हत्या कर दी। और बात वही फिर प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग और इस तरह की थी, और जब वो प्रोटेस्ट करने लगी तो उसकी हत्या कर दी गई और हत्या जला करके की गई थी। साहिबगंज से ही 2022 की घटना है, रेबिका पहाड़िन वाला, वो क्रिश्चियन थी, पहाड़िया कम्युनिटी से साहिबगंज में, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या पीवीटीजी में आते हैं। उसको गला घोंट करके मार दिया गया और उसके पति ने उसको 18 टुकड़ों में काट काट करके, पति और उसके फैमिली के द्वारा, दिलदार अंसारी हो गया, उसका बाप मुस्तकीम, उसकी माँ मरियम और उसकी पहली वाइफ सरेजा खातून, और भी 10 लोग जो है उसमें सम्मिलित थे। दुमका के मुफस्सिल थाने में 2022 में अरमान अंसारी एक्यूज्ड है। 14 वर्षीय ट्राइबल लड़की जो है उसकी भी हत्या कर दी और उसके भी बारे में बताया जाता है कि उसका भी रेप किया गया था पहले। दुमका में ही गोपीकांडर में 2022 में फिर से 12 वर्षीय बच्ची के एब्डक्शन और रेप की घटना हमें पता चलती है। फिर 2022 में ही दुमका में ही फिर एक माइनर थी, 14 वर्षीय बच्ची, उसको भी बुरी तरह से पीटा गया और उसे फेंक दिया गया जब उसने रेप अटेम्प्ट जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के द्वारा, जो दुमका का ही था, उसके द्वारा मतलब उसको रेसिस्ट कर रही थी तब। तो ये तो कुछ घटनाएं हमने जो है आपको बताई, और ये घटनाएं अपने आप में बहुत ही निशंस हैं, एकदम इसके चिलिंग डिटेल्स हैं। मैं जितना थोड़ा बहुत जो हम पढ़ते हैं अखबारों में, पहले पैराग्राफ में जो रहता है क्या हुआ, उस तरह से आप उसके डिटेल में यदि जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रूटैलिटी किस तरह से इन क्षेत्रों में आदिवासी बच्चियों के साथ हो रही है। और इस पे प्रशासन जो है संभवतः पता नहीं, मतलब आंख मूंदे कहने को आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कह दिया जाएगा कि नहीं पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये जो 12% अपराध बढ़े हैं ट्राइबल्स के अगेंस्ट, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन के पास क्या उत्तर है, मुझे लगता है कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति और झारखंड का निर्माण जो है वो आदिवासियों को ही केंद्र में रख करके किया गया था। जिस लालू के खिलाफ क्रोध था, जिस लालू के पापों के कारण झारखंड को अलग किया गया था, आप उसी लालू को आज के समय में संरक्षण दे रहे हैं। इस पे कोई प्रश्न इनसे नहीं पूछ रहा है।
मुख्यमंत्री पर स्वयं ही आदिवासियों की जमीन हथियाने के आरोप हैं और मुख्यमंत्री किसी जो है धीरज साहू जैसे लोगों के BMW में घूमते हैं, ऐसा भी आरोप है। उनकी फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी आई थी। जिस मुख्यमंत्री को घुसपैठियों से टक्कर लेना चाहिए था, घुसपैठियों को झारखंड की संस्कृति में घुसपैठ करने से, उसको बर्बाद करने से लड़ जाना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। अभी एक समाचार आया, जैनियों का मंदिर का क्षेत्र है, पार्श्वनाथ जो है पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे, और वो जैनियों के सबसे अधिक पवित्र क्षेत्रों में से एक है, मंदिरों में से एक है। वहाँ पर मुर्गा काटा गया। जो जैनी जो है वो मतलब हिंसा को लेकर के कितने, मतलब जिनके पूरे जीवन का आधार अहिंसा होता है, वो मच्छर तक नहीं मारते हैं धार्मिक कारणों से। तो ये किया क्यों गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि ये मुसलमानों से तो उलझ नहीं सकते, क्योंकि वो तो वोट देते हैं। तो किन से उलझेंगे? जो सबसे अधिक अहिंसक, पूरे दुनिया में सबसे अधिक अहिंसक जो लोग होते हैं, उनको सताओ। आप सोचिए कि जहाँ पे नियंत्रण करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। और यहाँ पे वो मुर्गा क्यों काटा गया पता है आपको? ये बताने के लिए कि ये नहीं, ये कोई जैनियों का स्थल नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का स्थल है, ये हमारा आदिवासी धर्म अलग है, हम वो करेंगे ये। तो वहाँ पे दो सोसाइटी जिनके उलझने का कोई कारण है नहीं, ना ही कोई प्रेसिडेंस है कि पहले ऐसा कभी हुआ हो, वहाँ पे जो है ये सिर्फ फुटअव्वल जो है चल रहा है। और ये मामूली बात नहीं है। ये केवल ऐसा कहने का नहीं है कि नहीं हम जो है सरना जनजाति हैं, हम हमारा धर्म अलग है, नहीं। ये आप जानबूझ करके जैनी लोग जो हैं, वो क्या होता है ना कि जो सबसे कम संख्या जिसकी है उसको आप इस तरह से प्रताड़ित करोगे तो वो जो है उठ करके वहाँ से चला जाएगा। तो ये वही कर रहे हैं कि कुछ कुछ क्षेत्र, और झारखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसका धार्मिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इस तरह की सेंधमारी चल रही है। तो मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और झारखंड के लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ढंग के लोगों को चुन करके इस बार भेजिए। अभी तो चुनाव भी आने वाले हैं, क्योंकि यह विषय जो है ना वो केवल समाज का या झारखंड मात्र का नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इस बात को समझिए। झारखंड वाले भी तो कहने को कह देंगे ना, जहां जमाई टोला बन रहा है उस गांव का विषय है, मेरे गांव का नहीं है। नहीं, सबसे पहले वो एक टोला बनता है, फिर वो पूरा गांव बनता है, फिर ज़िले के कई गांव बनते हैं, फिर ज़िला जो है मुस्लिम बहुसंख्यक बनता है, और ऐसे कई ज़िले जब मुस्लिम बहुसंख्यक बनते हैं तो राज्य मुस्लिम बहुसंख्यक बनता है, और राज्य जब मुस्लिम बहुसंख्यक बनता है तो वो कश्मीर बन जाता है, जहाँ से हिंदुओं के पास केवल भागने का ही विकल्प था। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ पहले गीत गा रहे थे, पहले उनकी कविताएं और महफिल जो है बड़ी अच्छी लगती थी। आपको विश्वास ही नहीं होता था कि ये बगल वाला जो है मेरी पत्नी को चावल के डब्बे में छुपने पर जान बचाने के लिए बगल वाला बता देगा कि अरे उस डब्बे में घुसी, उसको गोली मारो, और अपने भाई लोगों से रक्त से सने हुए चावल खिलाएगा। और ये झारखंड में हो रहा है। ये तभी तक सर झुका करके इस तरह से घुसपैठ करते हैं बच के, जब तक उनकी संख्या कम रहती है। संख्या एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। और झारखंड वालों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता है भी नहीं। बंगाल का उदाहरण है, शाहजहां शेख क्या कर रहा था, और ऐसे ऐसे कितने शाहजहां शेख जो है पाले हुए हैं। और कौन पाल रहा है उनको? कहीं पे एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, कहीं पे कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इस बात को पहचानिए, इस बात को समझिए कि आपका राज्य किस ओर जा रहा है। हम चिंतित इसलिए हैं
कि कैंसर का जो उसकी जो कोशिका होती है ना वो एक ही होती है, उसके बाद वो ट्यूमर बनता है। और ट्यूमर जब बनता है तो अब तो एआई तकनीक आ गई जो ट्यूमर बनने से 3 साल पहले आपको बता देगी कि भाई अब ट्यूमर हो जाएगा तुमको। तो आपको तो एआई की आवश्यकता है नहीं, मैंने तो आपको सारे आंकड़े जो है वो दे दिए। और जो झारखंड में लोग रहते हैं उनको आंकड़ों की भी आवश्यकता नहीं है। सर उठा करके देख लीजिए खाली कि आपके यहाँ आपकी संस्कृति से विलग दिखने वाले कितने लोग रहते हैं और किस तरह से कुछ मजहबी संस्थाओं की या स्थलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि बाबूलाल मरांडी क्यों, उसको क्या पड़ी हुई है कि वो बोल रहा है कि हमें एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि गांव दर गांव, प्रखंड दर प्रखंड, जिला दर जिला किसकी कितनी एक्चुअल में संख्या है और संथाल परगना में आखिर संथाली आदिवासी अल्पसंख्यक कैसे बनता जा रहा है। विचार कीजिए इस पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से, इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले मित्र हमारा सहयोग पेपाल के माध्यम से, पेट्रियन के माध्यम से कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।